Today, we are going to discuss something different, which is not logically related to literature. This is something closely related to environmental science. Very lately, we have seen a very negative effect of global warming. Global warming is what? The temperature, it keeps on rising every year, and that is not required for the existence of human being, other living beings too, because of the greenhouse effect. आप अगर कभी बोटेनिकल गार्डन में जाओगे तो वहाँ जाकर देखोगे कि सम सैपलिंग्स और प्लांट्स आर देयर वेरी प्रोटेक्टेड, और उनका प्रोटेक्शन कैसे किया गया है? ऊपर से एक प्लास्टिक का या एक ट्रांसपेरेंट एक लेयर लगा के रखा गया है। उससे क्या होता है कि द सनलाइट एंड हीट दैट कम्स इन, दैट डजंट गो आउट क्विकली। थोड़ी देर तक वो अंदर रहता है, स्प्रेड नहीं हो जाता है, वो हीट अंदर रहता है, एंड दैट इज सुइटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ सर्टेन वैरायटी ऑफ प्लांट्स। हीट को अंदर रोकने के लिए वो लेयर लगाया गया ऊपर से। देखने से लगता है शीशे का घर है, डोम शेप का शीशे का घर बना दिया गया बोटेनिकल गार्डन में। हीट को एब्जॉर्ब करके रोक लिया जाता है, हीट फिर जाने नहीं पाता है। बिल्कुल वैसे ही होता है हमारे यहाँ, ग्रीन हाउस इफेक्ट। हमारे यहाँ जो सन का लाइट आता है ना, उसका जो हीट होता है, अगर वो सारा हीट हमारे धरती पे रह जाए, वापस टर्न बैक ना करे, तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जो कि होने लगा है आजकल। कैसे होने लगा है? जो व्हीकल का पॉल्यूशन है, इन पॉल्यूशन के अंदर कंपोनेंट में कार्बन तो सबसे मेन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा भी और बहुत ही डेंजरस पॉल्यूटेंट कंटेंट होते हैं, और ये जो पॉल्यूटेंट होते हैं ना, ये सन के हीट को वापस नहीं जाने देते हैं, ये ग्रीन हाउस की तरह इफेक्ट करते हैं। जैसे बहुत सारा फ्लाईओवर भी कोलकाता में बना हुआ है, ये फ्लाईओवर भी एक तरह से ग्रीन हाउस का काम करता है। डस्ट पार्टिकल्स, गर्म हवाएं, गैसेस, इन सबको इजीली स्प्रेड नहीं होने देता है, जिससे कि गर्मी और बढ़ते जा रही है। गर्मी और बढ़ते जाएगी तो ग्लोबल वार्मिंग इज द अल्टीमेट रिजल्ट। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होगा, हम सब जानते हैं। ग्लेशियर्स का पिघलना, जो पोलर रीजन में बर्फ जमे हुए हैं, वो सारे पिघलने लगेंगे। अल्टीमेटली यहाँ पे प्रेडिक्शन है पोएट का कि एक दिन ऐसा आने वाला है कि जो प्लेन एरिया है, जो हमारा प्लेन एरिया है, जहाँ हम लोग फार्मिंग करते हैं, जहाँ हम लोग ग्रेन्स ग्रो करते हैं, जहाँ पॉपुलेशन है, एक क्लाइमेट चेंज का शिफ्टिंग होगा। क्लाइमेट चेंज का शिफ्टिंग होते-होते कहाँ पहुँचेगा? ये सारा एरिया का जो फैसिलिटीज़ है, जो यहाँ का बाउंटीफुलनेस है, नेचर का जो रिसोर्स है, वो सब कुछ ट्रांसफर्ड हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा कहाँ? पोलर एरियाज़ में, ग्रीनलैंड्स में, एंटार्क्टिक रीजन में शिफ्ट हो जाएगा, जहाँ बर्फीला जाएगा। क्यों शिफ्ट हो जाएगा? क्योंकि वहाँ के बर्फ पिघल जाएँगे, वहाँ का अर्थ दिखना शुरू हो जाएगा, वहाँ पे खेती-बाड़ी शुरू हो जाएगी। और इधर क्या होगा? ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन हम लोग गेस कर सकते हैं। ग्लेशियर्स सारे पिघल जाएँ अगर, तो सी लेवल बढ़ जाएगा। सी लेवल बढ़ने की वजह से बाढ़ आएगा। एक समय ऐसा आएगा, या तो हम लोग सारे बाढ़ में डूब जाएँगे, और या तो हमारा ये जो लैंड है वो पूरा बैरन हो जाएगा, खेती के लायक नहीं बचेगा। तो ये है ग्रीन हाउस इफेक्ट। द पोएम वाज़ पब्लिश्ड इन 1985, and the poet Carl Dennis, he was born on September 17, 1939. So the poem interrogates and establishes the theme of environmental concern. हम सब लोग बहुत ही कंसर्न हैं अभी इन्वायरमेंट को लेकर के, इसी थीम के ऊपर ये पोएम है। इट proposes how poverty will grip people due to climatic change. आने वाले समय में क्लाइमेट चेंज की वजह से हम सब गरीब होने वाले हैं, गरीबी आएगी, महंगाई बढ़ेगी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। द पोएट क्रिएट्स अवेयरनेस अबाउट द इकोलॉजिकल इश्यूज। पोएम के जरिए हमारे तुम्हारे अंदर वो अवेयरनेस पैदा करना चाह रहे हैं, चेतना जगाना चाह रहे हैं कि क्लाइमेट को लेकर के सचेतन हो जाओ। थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ विजुअल इमेजिनरी एंड डिमॉन्स्ट्रेट्स हाउ ग्लोबल वार्मिंग will contribute to the creation of a dystopian future for humanity. आने वाले समय में ह्यूमैनिटी का क्या हश्र होने वाला है, इस चीज को लेकर वो हम लोग को आगाह कर रहे हैं। इट डिस्कसेस, इट मतलब यहाँ पे पोएम है। द पोएम डिस्कसेस अबाउट द इफेक्ट्स ऑन नेचर क्रिएटेड बाय द अनमाइंडफुल एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन। अनमाइंडफुल एक्टिविटीज
बिना सोचे समझे जो एक्टिविटीज़ हम लोग कर रहे हैं। यानी कि एक्सेस यूज़ ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज़। जिस तरीके का यूज़ अमेरिका करता है ना नेचुरल रिसोर्सेज़ का, ऐसा अंदाज़ा लगाया गया है कि कम से कम 7 पृथ्वी की ज़रूरत होगी। 7 पृथ्वी रहेगी तब जाकर के आने वाले कुछ 100 साल तक हम लोग सर्वाइव कर पाएँगे धरती पे। वरना आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आने वाले कुछ साल के अंदर पूरा ह्यूमैनिटी डिस्ट्रॉय होने वाला है। अगर इसी तरह से टेम्परेचर राइज़ होता रहा तो, इसी तरह से इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस यूज़ होते रहे तो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हम लोग कंज़म्पशन करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज़्यूम करेंगे, तो ये इलेक्ट्रिसिटी बनता कैसे है? आप लोग जानते होंगे, या तो थर्मल पावर या तो हाइडल पावर। एक और है रेडियो एक्टिव एलिमेंट का बम्बार्डमेंट करा के, ठीक है ना? तो वो तो अगर वो हो जाए पॉसिबल सारी दुनिया में, जो कि थोड़ा रिस्की होता है, तो सारा दुनिया में एनर्जी का तो कोई कमी नहीं रहेगा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट के ज़रिए। लेकिन वो बहुत ही रिस्की है, डेंजरस है और वो पॉसिबल नहीं है। तो मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज़ क्या करते हैं, हीट से पैदा करते हैं। हीट से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए हम लोग को कोयला जलाना पड़ता है। कोयला जलाएँगे तो बहुत ज़्यादा कार्बन पैदा होगा और फिर हमारा एनवायरनमेंट चौपट। तो हम लोग तो यूज़ कर ले रहे हैं, एन्जॉय कर ले रहे हैं। आने वाली पीढ़ी का क्या हाल होगा? उसी के बारे में चिंता है। The author in his poem in a very simple manner expresses that we human are not worried about the issues of climate changes as we all are unable to understand the severe effect on our planet, but the future will show the effect and the whole human civilization will be destroyed. हम लोग एकदम ही कंसर्न नहीं है आने वाले फ्यूचर को लेकर। जितना लाभ उठा सकते हो उठा लो, जितना एन्जॉय कर सकते हो कर लो। इस एटीट्यूड के साथ हम सारे लोग जी रहे हैं और फ्यूचर के बारे में तो सोच ही नहीं रहे हैं। फ्यूचर में रिज़ल्ट आना है, श्योर है और जब रिज़ल्ट आएगा तो यही रिज़ल्ट आएगा कि द ह्यूमैनिटी विल बी डिस्ट्रॉयड और इसके लिए ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा, मैक्सिमम 100 से 150 साल, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब आइए पोएम पढ़ते हैं। द ग्रीन हाउस इफेक्ट, द ग्रेजुअल वार्मिंग ट्रेंड विल लाइकली गो ऑन। ग्रेजुअल मीन्स इन अ वेरी स्लो प्रोसेस, धीरे-धीरे हो रहा है, होते ही जा रहा है ग्रेजुअल वार्मिंग ट्रेंड। वार्मिंग ट्रेंड मतलब ये एक ट्रेंड बना हुआ है कि दिन पे दिन हर साल अगर आप मापो, मेज़रमेंट करो, तो जो टेम्परेचर अर्थ का लास्ट ईयर था उससे कुछ डिग्री इस बार बढ़ गया। अगले साल कुछ डिग्री और बढ़ जाएगा। हर साल ये ट्रेंड कंटीन्यूअस चले ही जा रहा है। द ग्रेजुअल वार्मिंग ट्रेंड विल लाइकली मीन्स सपोज्ड। So it is very much supposed that this tendency, this trend of the global warming, the rise in the temperature will go on. ये जारी रहेगा, continue रहेगा। Go on phrasal verb है जिसका मतलब जारी रहना। And the grain belts begin to slide closer to the poles. Grain belts means what? Food grain. जो हम लोग फूड ग्रेन पैदा करते हैं ना, चावल, गेहूँ, मिलेट्स, ज्वार, बाजरा, पल्सेस, दाल वगैरह जो हम लोग पैदा करते हैं, ये ग्रेन कहलाता है और ग्रेन बेल्ट मतलब वो एरिया जहाँ पे हम लोग ग्रेन पैदा करते हैं। तो ये ग्रेन बेल्ट धीरे-धीरे स्लाइड हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, क्लोज़र टू द पोल्स, पोल्स की तरफ शिफ्ट होते जा रहा है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है ग्रेन का? प्लेन एरिया में होता है, जो एरिया नदी के किनारे है, प्लेन एरिया में। अब वो प्लेन एरिया में जो हमारा प्रोडक्शन होता था, रिसोर्सेज़ जो हम एन्जॉय करते थे, अब हम नहीं कर पाएँगे आने वाले दिनों में। वो धीरे-धीरे शिफ्ट होते जा रहा है, स्लाइड होते जा रहा है किधर? पोलर रीजन की तरफ। पोलर रीजन में क्या होता है ख़ास हम लोग जानते होंगे 6 महीने का दिन होता है, 6 महीने की रात होती है। मतलब जब रात होगा तो इतनी ठंड पड़ेगी, ठीक है ना? कि बर्फ़ जम जाएगा और दिन होगा जब 6 महीने तक तो इतनी गर्मी पड़ेगी कि सब कुछ पिघल जाएगा। इतनी गर्मी पड़ती है। साउथ पोल, नॉर्थ पोल दोनों में ही 6-6 महीने का दिन और रात होता है। दोनों में ही बर्फ जमते हैं, दोनों में ही गर्मी आती है। द प्लेन्स स्टेट्स विल बी अबैंडन्ड। ये जो प्लेन वाले स्टेट्स हैं, जहाँ पे मैदानी इलाका है, जैसे हमारे यहाँ बहुत ही फेमस प्लेन है, इंडो गैंगेटिक प्लेन, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारी कंट्री का प्रोडक्शन होता है ग्रेन्स का, फूड ग्रेन्स का। पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ये सब प्लेन एरिया है, जहाँ पे खूब सारा अनाज पैदा होता है। द प्लेन स्टेट्स विल बी अबैंडन्ड। ये स्टेट्स को लोग छोड़-छोड़ के भागेंगे। लोग छोड़ देंगे इन स्टेट्स पे रहना। क्यों? क्योंकि रिसोर्स नहीं रहेगा। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से इतनी गर्मी पड़ेगी कि यहाँ पे रिसोर्सेज़ ही नहीं रहेंगे खेती करने के लायक। ज़मीन उपजाऊ नहीं रहेगा, फर्टाइल नहीं रहेगा। बाढ़ आ जाया करेगा। लोग इसे छोड़कर भागेंगे, अबैंडन कर जाएँगे। अबैंडन मतलब उसे अकेला छोड़ देना। एज़ जायंट डस्ट बॉल्स, जायंट डस्ट बोल्स
देखने में क्या लगेगा ये? जब यहाँ से लोग चले जाएँगे ना, तो फिर ये एरिया बहुत बड़ा-सा जायंट मतलब बहुत बड़ा डस्ट बोल्स, बोल्स मतलब कटोरा। तो इमेजिन करो कि जब यहाँ पूरा पॉपुलेशन यहाँ से चला जाएगा, ये खाली एरिया हो जाएगा प्लेन, तो कैसा दिखेगा? बस धूल से भरा हुआ अनउपजाऊ इनफर्टाइल लैंड से भरा हुआ एक बोल जैसा दिखेगा, एक कटोरा जैसा। तो कटोरा जैसा इमेजिनेशन है, बोलने का मतलब कि दैट लैंड हैज़ बीन कंपेयर्ड विद द डस्ट, अनप्रोडक्टिव लैंड। अब ये लैंड क्या हो जाएगा? अनप्रोडक्टिव हो जाएगा। कोई प्रोडक्शन नहीं होगा यहाँ, कोई रिसोर्स नहीं रहेगा। Greenland and Antarctica will join the new great powers. अब यहाँ कंट्री का नाम लिया ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका। ग्रीनलैंड बहुत ही छोटा टेरिटरी है, ये ऑटोनोमस टेरिटरी है, जो कि डेनमार्क का पार्ट माना जाता है, डेनमार्क किंगडम का पार्ट। बहुत ही छोटा सा कंट्री है और वहाँ बर्फ जमा रहता है सारा साल ग्रीनलैंड में। अंटार्कटिका भी कुछ ऐसा ही है, बर्फ से ढका हुआ। तो ग्रीनलैंड एंड अंटार्कटिका विल जॉइन द न्यू ग्रेट पावर्स। अब ग्रेट पावर बनेगा ये सब कंट्रीज जो कि अभी बर्फ में ढका हुआ है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से शिफ्टिंग ऑफ वेदर हम लोग फील कर रहे हैं। तो जो प्रोडक्टिविटी हमारे लैंड में होता था, हमारे प्लेन्स में होता था, अब वो धीरे धीरे शिफ्ट होकर के वहां होने लगेगा, क्योंकि वहां के बर्फ पिघल जाएंगे, वहां लैंड दिखना शुरू होगा, वहां टेम्परेचर कम होगा, जो कि सुइटेबल होगा प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स के लिए। और हमारे यहाँ गर्मी बढ़ने की वजह से रिसोर्सेज का हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे, खेती होगा हो ही नहीं पाएगा। आप लोग फ़ील कर रहे होंगे कि ठंड कितना देर से स्टार्ट होने जा रहा है इस साल। बारिश कितनी देर तक हुआ है ना? कंटिन्यू हुआ, अक्टूबर महीने तक बारिश होती रही। इसको बोलते हैं वेदर शिफ्टिंग। अब वो सब नया पावर बनेगा, न्यू ग्रेट पावर्स। कौन? ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका जैसा प्लेसेस। अब ये लोग नए पावर बनेंगे और पुराने पावर किसका नाम ले सकते हो भई? जो हमारे ज़्यादा क्रॉप्स पैदा करने वाले, फसल पैदा करने वाले जो कंट्रीज़ हैं, वो सब पुराने पावर थे, वो सब अब हटेंगे। Even if we play them off against each other for more aid, we will still be poorer than we are now. और आने वाले दिनों में अगर हम इन पावरफुल कंट्रीज से मदद लें, अगर कौन से पावरफुल कंट्रीज? ग्रीनलैंड एंड अंटार्कटिका। अगर इनको हम लोग इफ वी प्ले देम ऑफ अगेंस्ट ईच अदर, अगर हम लोग उन लोगों को एक दूसरे से लड़ा कर या एक दूसरे से भिड़ा कर उनका फायदा लेना चाहें, उनसे मदद लेना चाहें, एड लेना चाहें, फ्रॉम सॉरी फॉर मोर एड। एड का मतलब क्या होता है? हेल्प। अगर हम उनसे थोड़ा ज्यादा एड लेना चाहें भी, तो वी विल स्टिल बी पुअरर देन वी आर नाउ। फिर भी हम लोग गरीब ही रहेंगे, जितने गरीब अभी हम हैं, करीब करीब हम उससे ज्यादा ही गरीब रहेंगे। स्टिल बी पुअरर देन वी आर नाउ, अभी जितने गरीब हैं उससे और ज्यादा गरीब रहेंगे इन कंट्रीज से मदद लेने के बावजूद भी। लाइफ विल बी डिफरेंट, हमारा जीवन बिल्कुल अलग हो जाएगा। अलग मतलब नेगेटिवली अलग, बुरा तरीके से अलग। गुड tillable land so dear the suburbs will give way to farms। जो गुड टिलेबल लैंड है ना, टिलेबल मतलब जिसपे हल चलाया जा सकता है, वो तो बेकार हो जाएंगे, फसल पैदा करने के लायक नहीं बचेगा। गुड टिलेबल लैंड, टिलेबल मतलब टिलिंग करने लायक। सो डियर द सबर्ब्स विल गिव वे टू फार्म्स। जहाँ खेती होती है वहां खेती हो नहीं पाएगी। क्यों? खेती वाली जमीन तो हम लोग खरीद खरीद के बिल्डिंग बना रहे हैं, फैक्ट्रीज बना रहे हैं, है ना? लोगों का खेत हड़प के वहां पे टाटा मोटर्स बिठा दे रहे हैं, इंडस्ट्री बिठा दे रहे हैं, ताकि ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे सकें। तो अब कहाँ खेती करना पड़ेगा? द सबर्ब्स विल गिव वे टू फार्म। अब सबर्ब में खेती करना पड़ेगा। सबर्ब क्या होता है? सब अर्बन एरियाज़, मतलब जो अर्बन एरियाज़ से थोड़ा दूर होता है। जैसे पार्क स्ट्रीट, ये हो गया फुल अर्बन एरिया कोलकाता का। सबर्ब क्या हो गया? बेहाला, टॉलीगंज, ठीक है ना? ये सब क्या हो गया? सबअर्बन एरिया हो गया। ये भी कोलकाता में ही आता है, लेकिन थोड़ा दूर है, जहाँ कम क्राउड है। तो आप सबअर्बन एरिया में खेती करना हम लोग को शुरू करना होगा। द सिटीज फिल अप अगेन विथ पीपल टू पुअर टू ओन कार। और शहरों में इतनी गरीबी बढ़ जाएगी, फिल अप अगेन विथ पीपल, ये शहर में इतने लोग बढ़ जाएंगे और ज्यादा लोग बढ़ेंगे, लेकिन वो सारे लोग इतने गरीब होंगे कि किसी के पास अपना कार भी नहीं होगा। भाई ये पोएट ने लिखा है, कार्ल डेनिस ने, अपने कंट्री, अपने सोसाइटी के हिसाब से।
अगर हम तुम इस बात को करें, हम लोग ये बोलेंगे कि हम लोग इतने गरीब हो जाएँगे कि हम लोगों के पास एक बाइक, स्कूटी भी नहीं होगा, है ना? वो क्या कह रहे हैं कि लोग इतने गरीब हो जाएँगे कि लोगों के पास अपना एक कार भी नहीं होगा। वॉकिंग टू वर्क और क्राउडिंग ऑन ट्रॉलीज़, और लोगों का हालत क्या होगा? लोग काम करने जाएँगे ना, तो फिर या तो पैदल चल के जाएँगे और या तो फिर क्राउडिंग ऑन ट्रॉलीज़, ट्रॉली पे लटक-लटक के जाएँगे। यहाँ ट्रॉली का तात्पर्य है मेट्रो, ट्रॉली का मतलब है बस, ठीक है ना? ट्रॉली का मतलब है कोई ऐसा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उससे लटक के सब लोग जाएँगे या पैदल चल के जाएँगे भई। वी विल मूव डाउन स्ट्रीट्स लाइन्ड विथ प्रैक्टिकल नट ट्रीज़। आने वाले दिनों में और क्या चेंजेस दिखेगा भई शहर में? हम लोग देखेंगे ना स्ट्रीट में घूमते हुए कि स्ट्रीट्स में दोनों तरफ लाइन से दिखाई देगा प्रैक्टिकल नट ट्रीज़। अभी हम लोग को स्ट्रीट में दोनों साइड में क्या दिखाई देता है? पोएट ने जिस कंट्री के बेस पे लिखा है, उनके वहाँ स्ट्रीट के किनारे-किनारे फ्लावर वास वगैरह लगा रहता है। कुछ ऐसे प्लांट्स लगाए जाते हैं जो डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए होते हैं, गमले में, पॉट्स में, फ्लावर पॉट में, डेकोरेटिव पर्पज़ से लगाए जाते हैं। लेकिन उनका ये प्रेडिक्शन है कि आने वाले दिन में क्या होगा कि ओरिजिनल प्रैक्टिकल प्लांट लगाए होंगे, नट के ट्रीज़ लगे होंगे साइड्स में, क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो। जहाँ प्रोडक्शन करना चाहिए खेती वाला जगह, वो तो है नहीं। तो अब शहरों में होगा, फुटपाथ पे 10-10 मीटर की दूरी पे नट ट्रीज़ लगा रहेगा, फ्रूट का ट्रीज़। यहीं से फ्रूट हार्वेस्ट करना पड़ेगा लोगों को खाने के लिए, ऐसा करना होगा। नॉट एल्म्स एंड ओक्स, डेकोरेटिव पर्पज़ वाला प्लांट नहीं लगेगा, ना तो एल्म लगेगा, ना तो ओक। विथ वेजिटेबल्स क्राउडिंग द फ्रंट लॉन्स। और लोगों के घर के सामने जो लॉन होता है ना, फ्रंट लॉन, ओपन यार्ड होता है घर के सामने, खुला जगह, उसमें लोग वेजिटेबल उगाएँगे, साग-सब्ज़ी। शहरों में अब ये होने वाला है। होता है तो, अभी भी छोटे-छोटे शहरों में जाओ, थोड़ी-सी ज़मीन में लोग अपना साग-सब्ज़ी उगा लेते हैं। कोई गाय-भैंस भी रख लेता है अपने इंडिया में, दूध-वूध के पर्पज़ के लिए। द टैक्स बेस विल बी टू स्मॉल टू सपोर्ट द पब्लिक बिल्डिंग्स। ये सारे रिज़ल्ट्स देख रहे हो आप, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का रिज़ल्ट। टैक्स बेस, हमारे कंट्री का जो इकोनॉमी होता है वो किस पे डिपेंड करता है? टैक्स पे। पब्लिक से हम लोग टैक्स लेते हैं, इसी से हमारा गवर्नमेंट चलता है और वो अपने गवर्नमेंट वर्कर्स को वो लोग उसी से सैलरी देते हैं। तो हमारा टैक्स बेस इतना कमज़ोर हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी कम होने की वजह से, विल बी टू स्मॉल टू सपोर्ट द पब्लिक बिल्डिंग। पब्लिक बिल्डिंग मीन्स जो गवर्नमेंट का जो बिल्डिंग्स है, गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल बिल्डिंग्स है, उसको सपोर्ट नहीं कर पाएगा गवर्नमेंट। टैक्स से कलेक्शन उसको बहुत कम आएगा। इतना बेस उसका खराब हो जाएगा, टैक्स बेस। वी विल हैव टू डोनेट आवर्स आफ्टर वर्क ईच वीक। फिर क्या करना होगा? हम सिटीजन्स लोगों को काम करना होगा, आवर्स एंड आवर्स। घंटों-घंटों हम लोगों को एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, डोनेट करना होगा, डोनेशन देना होगा, फ्री में काम करना होगा सरकार के लिए। ईच वीक, हर हफ्ते में। जैसे वो अपनी कंट्री के बेस पे बोल रहे हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या होता है कि सिर्फ 5 डेज़ का वर्किंग आवर्स होता है। वर्किंग डेज़ 5 डेज़ का होता है, 2 दिन की छुट्टियाँ होती हैं। हमारे यहाँ सैटरडे को भी गवर्नमेंट काम करवाता है, संडे को भी होमवर्क दे देता है। कोई छुट्टी नहीं है हमारे यहाँ। उनके वहाँ छुट्टियाँ होती हैं 2 दिन की। तो कह रहा है कि हम लोगों को पब्लिक अ, बिल्डिंग को, मतलब गवर्नमेंट बिल्डिंग को सपोर्ट करने के लिए या गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए हम लोगों को अपना एक्स्ट्रा छुट्टी का दिन भी डोनेट कर देना पड़ेगा। हम लोगों को मतलब सिटीज़न्स को। टू रेक द लॉन ऑफ द लाइब्रेरी एंड सिटी हॉल। क्यों? क्या करने के लिए? बड़े-बड़े जो गवर्नमेंट लाइब्रेरीज़ हैं, जो गवर्नमेंट के सिटी हॉल हैं, उसमें झाड़ू मारना पड़ेगा हम लोगों को लॉन में। क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतने पैसे नहीं होंगे कि वो स्वीपर रखे, झाड़ू मारने वाला रखे। तो हम ही लोगों को डोनेट करना पड़ेगा, जो वहाँ के ऑफिसर्स हैं, जो वहाँ के अथॉरिटीज़ हैं, जो वहाँ के वर्कर्स हैं, हम ही लोगों को झाड़ू मारना होगा। टू टक पॉइंट द चिमनी ऑफ द फेडरल बिल्डिंग। और क्या करना पड़ेगा? फेडरल बिल्डिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बिल्डिंग है ना, अगर उस बिल्डिंग में कहीं ईंट-वींट टेढ़ा-मेढ़ा हो गया है बिल्डिंग का, तो उसको भी सुधार देना पड़ेगा हम ही लोगों को। सीमेंट बाली लगा करके हम ही लोगों को सीमेंट बालू से हम ही लोगों को उसको प्लास्टर-वास्टर कर देना पड़ेगा, ठीक कर देना पड़ेगा। टक पॉइंट बोलते हैं उसको। टक पॉइंट का मतलब मैसनरी का काम, मेसन का काम, राजमिस्त्री का भी काम कर लेना होगा। फेडरल बिल्डिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट की बिल्डिंग को। इफ वी डोंट वांट द प्लेस टू फॉल लाइक टेम्पल्स इन रोम। अगर हम चाहते हैं ये बात, तो कौन-सी बात? कि हमारा ये गवर्नमेंट पूरी तरह से ना गिर जाए, इसका वजूद ना खत्म हो जाए, जैसे कि एक ज़माने में हुआ था रोम के मंदिरों के साथ। एक ज़माने में रोम सबसे पावरफुल कंट्री था पूरे वर्ल्ड में। लेकिन आज क्या है? रोम
एक इतिहास बना हुआ है, उसका हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं। तो रोम के टेम्पल्स जिस तरह से एक ज़माने में गिर पड़े थे और उनका वजूद खत्म हो गया, हमारी भी कंट्री का ऐसे ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। और ये सब कुछ किसी वजह से बिकॉज़ ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। डोंट वांट शिप टू ग्रेज इन आवर स्क्वायर्स। अब यहाँ से पोएट ये बोल रहे हैं कि अगर आप चाहते हो कि जो हाल रोम का हुआ, वो हमारे ना हो, अगर आप चाहते हो कि हमारे घरों के सामने जो स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब जो ओपन एरिया है, खुला जगह, अगर हमारे घरों के सामने खुले जगह पे शिप, भेड़-बकरियाँ अगर आके ना वहाँ चरना शुरू कर दें, चरना मतलब ग्रेज़िंग करना। अगर वो लोग घास ना चरना शुरू कर दें, भई घास ना चरना शुरू कर दें, व्हाट डज़ दिस सिम्बोलाइज़? जैसे हम लोग इस क्लास में बैठे हैं, तो ठीक-ठाक अच्छे कंडीशन में है। अगर हम यहाँ पे 2 साल तक ना आएँ और बाहर से लॉक करके चले जाएँ, तो इसमें मकड़े की जालियाँ हो जाएँगी। जब अंदर घुसोगे तो ऐसे-ऐसे करके तोड़ना पड़ेगा सब जाली। ऐसे ही अगर आपका घर अबैंडन्ड है, आप वहाँ जाते ही नहीं हो, तो कुछ महीनों के अंदर क्या देखोगे आपके घर के सामने ज़मीन जो है ना, वो पूरा घास, पेड़-पौधों से बड़ा हो जाएगा, भयानक सा, जंगल सा बन जाएगा। लेकिन कोई रहता है तो फिर साफ-सुथरा रहेगा। तो यहाँ भेड़-बकरियाँ कब चरेंगी? जब वहाँ पे घास-वास पैदा हो जाएगा बहुत सारा। तो पोएट कहता है कि अगर आप चाहते हो कि आपके घर के सामने का एरिया घास और पेड़-पौधे से ना भर जाए और उसको भेड़-बकरी ना आके खाना शुरू कर दे, एज़ दे ग्रेज़्ड इन द फोरम फॉर 1000 ईयर्स, जैसा कि भेड़-बकरी ग्रेज़िंग कर रही थी, किया करती थी, कब? जब रोम डिस्ट्रॉय हो गया, तो रोम का जो फोरम था ना, जो उसका पब्लिक मीटिंग प्लेस था, फोरम, सेनेटर्स जहाँ पे आके मीटिंग किया करते थे, उस जगह पे भेड़-बकरी आकर के घास, पेड़-पौधे खाया करती थी। तो जो हश्र उनका हुआ, वो तुम्हारा भी होगा। अगर आप चाहते हो कि ऐसा ना हो, तो सावधान हो जाओ। नेचर का रिसोर्सेज़ चुराना बंद कर दो, उसका एक्सेस कंज़म्पशन करना बंद कर दो, नहीं तो आने वाला फ्यूचर पूरी तरह से तुमको डिस्ट्रॉय कर देगा। विथ अ लिटिल एफर्ट, द कंट्री विल गो ऑन। विथ अ लिटिल एफर्ट, अगर हम लोग थोड़ा-सा एफर्ट लगाएँ, थोड़ी-सी कोशिश, एफर्ट मीन्स ट्राई, अगर हम लोग थोड़ी-सी कोशिश करें, द कंट्री विल गो ऑन। हमारी ये जो कंट्री है, मेरा हम लोगों का जो देश है, वो अपनी मौजूदा स्थिति में चलता रहेगा। एट प्रेज़ेंट, इन व्हाटएवर कंडीशन वी आर, द कंडीशन मे बी मेंटेन्ड, इट मे नॉट बी वर्सेंड। अगर हम लोग चाहें, तो और बद से बदतर होने नहीं देंगे, रोक सकते हैं। थोड़ी कोशिश करनी होगी। एंड व्हाट इज़ दैट ट्रायल? ट्रायल है एफॉरेस्टेशन। जहाँ जगह पाइए पेड़ लगाइए। अगर आपकी खाली ज़मीन है तो पेड़ से भर दीजिए। वो आपका साथी है, आपका संगी है, आपको जीवन देने वाली शक्ति रखता है। लेकिन ऐसा हम लोग करते हैं। सो व्हाट इफ वी हैव लॉस्ट आवर हाई प्लेस टू स्ट्रॉन्गर कार्थेजेस? क्या फ़र्क पड़ता है? अगर हम लोग अपनी कंट्री को या अपने कंट्री का जो प्रोडक्टिव एबिलिटी है, हमारा जो हाई पोज़ीशन है, हाई प्लेस है, क्या फ़र्क पड़ता है अगर हम अपने इस हाई पोज़ीशन और स्टेटस को सरेंडर कर दें कार्थेजेस के सामने तो? कार्थेजेस नॉर्थ अफ्रीका का ही एक मूल है, मतलब नॉर्थ अफ्रीका का ही एक नस्ल है कार्थेजेस, जिन लोगों ने किसके ऊपर कंट्रोल करके रखा था? रोम के ऊपर। तो नॉर्थ अफ्रीका ने जिस तरीके से रोम के ऊपर कंट्रोल कर रखा था और रोम की पूरी शक्ति को, पावर को अपने कब्जे में कर लिया था, तो यहाँ पे पोएट ताना कसते हुए, ताना मारते हुए, आयरॉनिकली हम लोगों को भी कहता है, क्या फ़र्क पड़ता है? जाने दो ना। अगर हमारा हाई स्टेटस, अगर हमारा हाई प्लेस, हम लोग भी अगर कार्थेजेस के पास जाने देंगे, तो जाने दें। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वज़ह से हमारी प्रोडक्टिव एबिलिटी धीरे-धीरे शिफ्ट होती जा रही है किधर? ग्रीनलैंड की तरफ, एंटार्क्टिक ज़ोन की तरफ, पोलर रीजन की तरफ। जैसे एक ज़माने में हुआ था कि रोम की शक्ति चली गई, तो हम लोगों को भी कब्ज़ा कर लेने दो। कौन कर लेगा? ग्रीनलैंड, पोलर रीजन के लोग, कर लेने दो उन्हें, हम लोगों को कंट्रोल। Whose far-flung fleets will be loaded with merchandise। वही कार्थेजेस, जिनके फार फ्लंग फ्लीट्स, जब कार्थेजेस लोग रोम कंट्री पे कब्जा करने गए थे ना,
तो 1-2 नहीं, सैकड़ों जहाजें लेके गए थे। ग्रुप ऑफ शिप्स, पानी वाली जहाज। बहुत बड़ी संख्या में जब जहाजें एक साथ जाती हैं अटैक करने, तो उनको फ्लीट बोला जाता है। फार फ्लंग यानी दूर-दूर तक फैला हुआ, दूर इलाके तक समुद्र में फैला हुआ, फार फ्लंग फ्लीट्स विल बी लोडेड विथ मर्चेंडाइज़। क्या फ़र्क पड़ता है अगर हम लोगों को कब्ज़ा कर लेने वाला कार्थेजेस कोई और कंट्री का जहाज पूरा माल से भरा रहेगा, मटेरियल से, और हम लोग खाली पड़े रहेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? ये एक तरह का ताना है। क्यों दे रहा है ताना कवि? सुधर जाओ बेटे, अभी भी टाइम है। खुद को बचाओ, आने वाली पीढ़ी को भी बचा के रखने का कुछ कानून बना के जाओ, कुछ काम करके जाओ। Whose far-flung fleets will be loaded with merchandise cheaper than ours? उनका जो मर्चेंडाइज़ होगा फ्लीट्स के अंदर, मटेरियल जो माल भरा रहेगा, वो चीपर होगा हम लोगों से। हम लोगों से चीपर ऑब्वियसली होगा ही, जब हमारे पास रिसोर्स नहीं होगा हमारी कंट्री में, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से। जब हमारी प्रोडक्टिव एबिलिटी खत्म हो जाएगी, तो हम लोग जो कुछ भी प्रोड्यूस करेंगे, उसका सेलिंग प्राइस तो बहुत ज़्यादा होगा ना, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा। तो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा तो सेलिंग प्राइस ऐसे ही ज़्यादा हो जाएगा। प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग प्राइस ज़्यादा होगा, तो बेचने का भी दाम ज़्यादा हो जाएगा। और जिनके पास रिसोर्सेज़ होंगे, उन लोगों का कॉस्ट प्राइस ही कम होगा, मैन्युफैक्चरिंग करने का कीमत ही कम होगा, तो बेचेंगे भी वो लोग कम दाम में। चीपर देन आवर्स, अल्टीमेटली बोलने का मतलब ये है कि हमारा पावर उनके पास शिफ्ट हो जाएगा, वो लोग एन्जॉय करेंगे लाइफ को, और हम तुम ठन-ठन गोपाल। वी विल बी ग्लैड टू वॉच फ्रॉम द बीच। हम तुम हम और तुम बस हमारे भाग्य में यही लिखा रहेगा कि हम लोग समंदर के किनारे बीच पर खड़े होकर वहीं से बस देखेंगे, हाथों में हाथ रख के। क्या देखेंगे नज़ारा? जा रहा है कार्थेजस लोगों का शिप। कितना माल भरा हुआ है, कितना सारा सामान है, सस्ते-सस्ते में जा रहा है वो देखो। बस वही देख-देख के हम लोग खुश होंगे। हमारे यहाँ तो कुछ होगा नहीं। As the lights from Korean armades pass on their endless patrol around the world। अब एक दूसरी कंट्री का भी नाम ले रहा है। कोरियन कंट्रीज़। ये जो कोरियन कंट्रीज़ है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, सुने हो आप लोग? तो जैसे कोरियन कंट्रीज़ है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, एक ज़माने में ये लोग पावरफुल नहीं थे। क्यों पावरफुल नहीं थे? इनके पास रिसोर्सेज़ नहीं थे। आज हम लोगों का जो प्रोडक्टिविटी है, एबिलिटी, वो कमते जा रहा है, और धीरे-धीरे अमेरिका जैसा कंट्री कमज़ोर होगा, और धीरे-धीरे कोरिया जैसा कंट्री मजबूत होगा। रसिया जैसा कंट्री कमज़ोर होगा, कोरिया जैसा कंट्री मजबूत होगा। तो जो एकदम कमज़ोर कंट्रीज़ थे, जिनमें से एग्ज़ाम्पल है कोरिया का, तो कोरियन कंट्रीज़ के आर्मेडस, आर्मेडस मतलब उनका शिप, बड़े-बड़े जहाज पास होंगे। एज़ द लाइट्स फ्रॉम द कोरियन आर्मेडस पास। लाइट्स बोलने का मतलब क्या है? जब कोई जहाज रात के टाइम जा रहा होता है ना, तो वो टॉर्च लाइट जो होता है, उसका जल रहा होता है, दूर तक दिखाई देता है। तो यहाँ बोलने का मतलब है कि अब समंदर में पेट्रोलिंग करती हुई दिखाई देगी पूरे संसार का। पूरे संसार को माल सप्लाई कर रहा होगा। पूरे संसार में पेट्रोलिंग कर रहा होगा, घूम रहा होगा, सीना ताने, सिर ऊँचा किए हुए गर्व से। कौन? कोरियन कंट्रीज़, जिसे कोई पूछने वाला नहीं था, जिसके पास पावर ही नहीं था। अब वो लोग धीरे-धीरे पावर में आ रहे हैं। ऑन देयर एंडलेस पेट्रोल, एंडलेस पेट्रोल मतलब कभी नहीं खत्म होने वाला पेट्रोल। पेट्रोल क्या होता है? पेट्रोल नहीं, पेट्रोल। पेट्रोल मतलब जैसे पुलिस पेट्रोलिंग आप लोग देखते होंगे, कैसे पुलिस एक गाड़ी में बैठ कर के रातों-रात लोग घूमते रहते हैं, पूरी रात घूमते रहते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं पूरे शहर की, ठीक? पहरेदारी करते हैं, पेट्रोल मतलब पहरेदारी करते रहते हैं, या जाँच-पड़ताल करते रहते हैं कि रात को कोई गैर कानूनी काम तो नहीं हो रहा है, रास्ते पर, किसी गली में, किसी मोड़ पर कोई चोर तो नहीं है, पेट्रोलिंग करते हैं वो लोग। तो आप कोरियन कंट्रीज़ के शिप्स पेट्रोलिंग करते हुए नज़र आएँगे, कहाँ पे? समंदर में। पावर शिफ्टिंग हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से अब एबिलिटी की भी शिफ्टिंग हो रही है। जिसके पास पावर नहीं था, उनके पास पावर बढ़ेगा, और जिनके पास था, उनके पास खत्म होगा। लेट देम हैव देयर लिटिल टाइम इन द सन। कितनी गहरी बात है। कर लेने दो, कर लेने दो पेट्रोलिंग, कर लेने दो कार्थेजेस को कंट्रोल हमारी कंट्रीज़ पे। चमक लेने दो उन्हें सूरज की रोशनी में थोड़ा। लेट देम हैव देयर लिटिल टाइम। उनका टाइम तो कम है ना, उनका टाइम भी कम है। ये प्रकृति का नियम होता है नेचर का। आज जो मजबूत है,
कल वो कमज़ोर होगा और जो कल कमज़ोर था वो मज़बूत हो जाएगा। ये नेचर का नियम होता है, लॉ होता है। तो फिर उनके ऊपर भी ये लॉ लागू होता है। अब वो लोग सूरज की रोशनी में चमकेंगे, मतलब उनका स्टार सब शाइन करेगा। हमारा हम लोग डूबते हुए सन हैं, हम लोग सेटिंग सन हैं, वो लोग राइज़िंग स्टार हैं। कौन? कोरियन कंट्रीज़ वगैरह। लेकिन ज़्यादा दिन नहीं रहेगा उनका भी दिन, हमारी तरह वो लोग भी डूबेंगे। क्योंकि जब रिसोर्स का हम लोग यूज़ करना शुरू करते हैं ना, तो हम लोग अपनी गलतियों पे ध्यान नहीं देते हैं कि हमें एफ़ोरेस्टेशन करना है, हमें पेड़ लगाना है। कभी हमारे पास भी था रिसोर्स तो हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। अब उनके पास रिसोर्स आ जाएगा तो वो लोग भी ध्यान नहीं देंगे। इसीलिए बोला लिटिल टाइम, एन्जॉय कर लेने दो बेचारों को। थोड़ा-सा ही तो टाइम है, वो लोग भी कर लें। We will say to ourselves as we begin to sway to the strains of our native beach band. एक-एक करके मीनिंग समझो। स्ट्रेन्स का मतलब होता है सॉन्ग्स, नोट्स, गाना। नेटिव बीच बैंड मतलब कोई हमारा देसी ट्यून। बीच बैंड मतलब समुंदर के किनारे बैंड वैंड बजाना। यानी कि समंदर के किनारे हम लोग एक पूरा गिटार, ड्रम्स लेकर बेंजो सब लेके बैठे हैं, अपना एक बैंड बजा रहे हैं, गाना गा रहे हैं, खूब हाई स्केल में, ऊँची आवाज़ में, खूब एन्जॉय कर रहे हैं। उसको बोलेंगे बीच बैंड। बीच पे जाके जैसे वॉलीबॉल खेलना, जैसे बीच पे जाके फुटबॉल खेल लेना थोड़ा, बीच बैंड बजाना, ये एक अलग ट्रेंडी है, एन्जॉयबल चीज़ है। तो हम लोग तो बस यही करेंगे समुद्र के किनारे बीच बैंड बजाते-बजाते हम लोग आपस में ही बोलेंगे, लहराते-लहराते, क्या बोलेंगे कि देखो कितना ज़्यादा अनकम्फर्टेबल लग रहा है, कितनी गर्मी बढ़ रही है, कितनी परेशानी हो रही है, एक साँस नहीं लिया जा रहा है, हम लोग का ग्लोबल वार्मिंग कितना होते जा रहा है, एक्सेस होते जा रहा है हीट, बस हम लोग कंप्लेन करते रहेंगे। बीच बैंड बजा रहे होंगे, नाचते रहेंगे, गाते रहेंगे, लेकिन हमारा ध्यान रीज़न की तरफ नहीं जाएगा कि ये जो गर्मी बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है? परेशानी जो आ रही है, क्यों आ रही है? अनकम्फर्टेबल जो फ़ील कर रहे हैं, क्यों फ़ील कर रहे हैं? इतना पिंचिंग हीट बॉडी पे लग रहा है, रैशेज़ आ जा रहे हैं, बीमारी हो जा रही है, क्यों हो रहा है? क्यों हमारे यहाँ खाना-पीना का कमी होते जा रहा है? क्यों प्रोडक्टिविटी हमारी खराब होते जा रही है? इस पे ध्यान नहीं जाएगा। बस नाचते रहेंगे, स्वेइंग करते रहेंगे। स्वेइंग करना मतलब लहराना। एकदम एन्जॉय करेंगे, नाचेंगे मस्ती से और नाचते-नाचते और बीच बैंड बजाते-बजाते कितना अनकम्फर्टेबल है ना? कितनी परेशानी लग रही है ना? और ध्यान नहीं रहेगा कि क्यों हो रहा है। इग्नोरिंग द हिट्स फ्रॉम द आर्किटिक ऑन द रेडियो। इग्नोरिंग द हिट्स, एकदम हमारा ध्यान नहीं रहेगा, इग्नोर कर रहे होंगे हम लोग। किस बात को इग्नोर कर रहे होंगे? द हिट्स, कौन-सा एक तूफ़ान, कौन-सा एक प्राकृतिक विपत्ति, प्राकृतिक आपदा, कौन-सा प्राकृतिक आपदा ने हिट किया है अर्थ को, इस पे ध्यान नहीं रहेगा। उसको इग्नोर कर रहे होंगे। टेलीविज़न पे न्यूज़ आ रहा होगा, रेडियो पे न्यूज़ आ रहा होगा, उस पे ध्यान नहीं जाएगा। ध्यान कहाँ रहेगा? बीच बैंड, डांस, स्विंग, एन्जॉय, एन्जॉय करने में मन लगा रहेगा और देखते रहेंगे कैसे कोरियन कंट्रीज़ के आर्मैडस पास हो रहे हैं पेट्रोलिंग करते हुए, कैसे कार्थेजेस लोगों का शिप माल से भरा हुआ जा रहा है कम दाम पर। अपने पावर को जाता हुआ देखेंगे अपने हाथ से, दूसरों के हाथों में, लेकिन अपनी गलती नहीं सुधारेंगे आने वाले दिनों के लिए। क्योंकि हम लोग को ऐसा लगता है कि हमारा रिसोर्स तो कभी खत्म होगा ही नहीं। हमें तुम्हें ऐसा लगता है कि ये जो ड्रिंकिंग वाटर है ये हमेशा अवेलेबल रहेगा। हमें तुम्हें लगता है कि ये जो ऑक्सीजन ले रहे हैं ये हमेशा अवेलेबल रहेगा। ऐसे ही हमेशा नहीं अवेलेबल रहेगा, बहुत जल्दी। हो सकता है मेरे बुढ़ापे तक नहीं तो तुम लोग के बुढ़ापे तक तो तुम लोग देखोगे ही कि लोग ऑक्सीजन मास्क लगा के घूम रहे हैं। अब ऑक्सीजन मास्क मिलेगा, बड़ा-बड़ा, मुँह पे लोग लगा लेंगे और चल रहे होंगे रास्ते में, साँस लेते-लेते। अब वही होने वाला है बहुत जल्दी और वो कंपल्सरी हो जाएगा, सबको लेना पड़ेगा अगर ज़िंदा रहना है तो। ऑक्सीजन की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, सबको मास्क लगा के चलना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच, चैप्टर यहीं कंप्लीट हुआ।